अनुसार को। कहाँ तक पढ़ लिए थे? गुरु जी आपने नाम से गुण मिलाना सिखाया था। अच्छा। वैवाहिक गुण मिलाना सिखाया था, लेकिन मेरे उसमें कुछ सवाल हैं, क्या मैं एक दो सवाल कर सकता हूँ अभी? हाँ जी, बताइए सर्वेश जी। सिर्फ छोटा सा केवल इतना ही सवाल है कि जब हम गुण मिलान करते हैं तो हाँ इसमें जैसे बकूट दोष है, अब इसमें हाँ जैसे नौ पंचक बताया, तो नौ पंचक कुछ चीजों में कंसीडर करते हैं, कुछ में कैंसिलेशन हो जाता है। हाँ जी। तो इस तरह से हमें क्या इसकी डिटेल आगे बताई जाएगी गुण मिलान के विषय में? इस बार डिटेल चर्चा होंगी आगे, पहले बेसिक चीजें ले लीजिए, आगे डिटेल चर्चा होंगी। ठीक है, मेरा यही प्रश्न था। ठीक है, थैंक यू। और कोई? देखिए, जैसे कि इसमें मैंने एक जगह पढ़ा था, उसी के अनुसार ये सर्वेश जी के अनुसार पर ही है। जैसे भकूट का होता है, ठीक है, तो भकूट के फल कुछ इस प्रकार है कि एक यदि मान लीजिए दोनों राशि की, दोनों की छठी और आठवीं राशि होती है, ठीक है, छठवें आठवें नंबर पर, जैसे कि मैंने गिन के बताया भी था, गिना था ना आप लोगों के सामने। जी सर। हाँ, तो इसका फल कुछ इस प्रकार है। तो कहते हैं अगर राशि छठी और आठवीं हो तो दोनों की मृत्यु तक हो सकती है, इतना निगेटिव होता है ये। हाँ देखिए, कहते हैं ग्रह मैत्री अच्छी हो, सब चीजें अच्छी हो, तो ये नहीं है कि मृत्यु ही हो जाए, ठीक है, लेकिन निगेटिव माना जाता है। उसके अलावा नव पंचक, नव पंचक अगर बनता है, जो कि मैंने बताया था, तो संतान हानि, मैंने पहले भी बोला था, नव पंचक में संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं। नव पंचक दोष जब बनता है तो संतान हानि होती है, और खड़ाष्टक योग बनता है। खड़ाष्टक योग में दोनों की मतलब मृत्यु या मृत्यु समान मृत्यु तुल्य कष्ट, ये सब चीजें कंसीड हो जाती है, मतलब होने के काफी प्रबल चांस रहते हैं। दूसरा होता है द्विद्वादश। द्विद्वादश ऐसा मान लीजिए कि दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, दूसरा भाव कुंडली में धन का होता है, द्वादश होता है व्यय का, खर्च का। तो जब द्विद्वादश योग होता है, बनता है, तो निर्धन योग बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर धन पूरी तरह से अगर खर्च होता रहेगा तो फिर कंटिन्यू है, जरूर खाली हो जाएगा। घड़ा चाहे जितना भरा हो, अगर डेली एक बूंद निकलेगी और उसमें जाएगा कुछ नहीं, तो खाली होगा जरूर। तो इसमें कहते हैं कि अगर कन्या का 12वां हो और पुरुष का जो है वो आगे का हो, तो उसको जो है कंसीडर किया जा सकता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। पवन इस भैया तरह। जी, मैं अपनी पवन भैया जी, विवेक मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी विवेक जी। जी, एक 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 बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपने खड़ाष्टक के विषय में चर्चा करी, तो खड़ाष्टक इसमें भी शत्रु हो या मित्र खड़ाष्टक हो या सम खड़ाष्टक, हाँ ऐसा भी हाँ, कुछ देखते हैं। तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं भाई। देखो, आप सिर्फ एक चीज, जैसे जैसे मान लीजिए भक्ति दोष मिल गया या नाड़ी दोष मिल गया, तो सिर्फ आप उसी में तो नहीं अटक जाएंगे ना, बाकी चीजों का कैलकुलेशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मेरा कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही था सर, कि हम्म। हमें किस दोष को इस तरह से देखना है कि अगर ये दोष मिल गया तो हमें पूरे मिलान पर बहुत बारीकी से विचार करना चाहिए, और किस दोष को हमें इतना महत्व नहीं देना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सभी दोष जो हैं, मैं आपको एक कागज में, एक सेकंड में अपना पंचांग, दूसरा पंचांग ला रहा हूँ, एक सेकंड में।
संदीप जी, जैसे सर्वेश जी, एक बात कहें आपसे। जी बताएं विवेक जी। जी, जैसे आपने भैया से प्रश्न किया तो उसमें कुछ अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपने द्वादश पंचाशक उसका चर्चा करी, तो हर समय इसको हम देखेंगे जरूर, लेकिन इसमें भी तो मित्र का है, या जैसे हम ग्रह मैत्री का मिलान करते हैं, तो जैसे ग्रह मैत्री परस्पर एक दूसरे से मिल जाती है, तो उसे हम कह देते हैं एक दूसरे के अगर परस्पर मित्र भाव आता है द्विपंचाशत द्वि और द्वादश भाव में, तो उसे मित्र ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा होगा क्या? या खडाष्टक में भी इस तरीके से हम दृष्टि करते हैं? अगर है जरूर 6-8 की राशि पड़ रही है, लेकिन यही राशि अगर मित्र राशि पड़ जाए एक दूसरे के ग्रहों के माध्यम से, तो मित्र खडाष्टक हो जाता है। तो इसमें संबंध हो जाना चाहिए, और जब शत्रु खडाष्टक हो तो उसमें निषेध कर देना चाहिए। ऐसा हमें समझ में आता है। आप अब जैसा बताएं फिर आप। गुरुजी जब हमारी शंकाओं को दूर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी जी, ओके ओके, ठीक, धन्यवाद। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो अभी मुझे मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं इस पर आगे चर्चा जरूर करूंगा। वैसे कहते हैं नवपंचक योग का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर संतान से संबंधित चीजें का भकूट का थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि संतान से संबंधित अगर समस्याएं आएंगी, क्योंकि आपके पास जब भी कुंडली मिलान का आता है तो वहां पे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि संतान और फाइनेंस से संबंधित क्या होगा, विवाह के पश्चात हमारी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। इस चीज का आपके पास जरूर सवाल आता है। जो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पहले से ज्योतिष जानते हैं, उन वो ये चीज में हाँ जरूर बोलेंगे, क्योंकि इनके पास ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या विवाह के पश्चात मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा कि नहीं, संतान सुख कैसा होगा, वैवाहिक सुख कैसा होगा। ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो नौ पंचक में संतान सुख से संबंधित क्वेश्चन होता है, तो इसका विचार जरूर कर लेना चाहिए। जहां तक ग्रह मैत्री अगर अच्छी होती है तो काफी गुण दोषों को शमन करता है ये, ठीक है। इस पर मैं डिटेल से कुछ बात करूंगा, मुझे अभी वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि ठीक है गुरु। मेरे बोलने से ज्यादा मुझे लगता है दिखा के अगर मैं बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, मैंने कुछ उस दिन एक ही सूत्र लिखवाया था। अब उसके आगे के कुछ सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं कॉपी पेन लेके? आज थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। जी भैया। हाँ जी, तो सभी लोग लिखना शुरू करें। देखिए, ये हर नियम हर जगह नहीं लगा देना है, ठीक है ना। तो थोड़ा व्यवहारिक होके चलना है, ठीक है। अब इस पर एक नियम कल परसों हमने एक नियम लिखा था कि वर का सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, वही राशि कन्या के की हो, वही राशि अगर कन्या की हो तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, अच्छा होता है, ठीक है। सर ये इसको क्या हम लग्न भी कंसीडर कर सकते हैं कि लग्न उसका वही हो कन्या का, या फिर चंद्र राशि वही हो? ये जो नियम लिखा है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको। तो इसमें कन्या हमें जो राशि हो, कन्या राशि हो, कन्या की राशि हो ओके या वर की राशि हो। ठीक है, तो लग्न हमें कंसीडर नहीं करना है ना? इसमें लग्न नहीं, इसमें राशि का दिया गया है।
लग्न का भी आएगा, आगे कुछ ना कुछ आएगा। दूसरा, यदि कन्या की राशि यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो, यदि कन्या की राशि वर की उच्च राशि हो या वर के सप्तमेश की उच्च राशि हो, यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश की उच्च राशि हो तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, प्रेम बढ़ता है, संतान सुख अच्छा होता है। फिर से बोलेंगे, कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो, मतलब समझ रहे हैं, कन्या की राशि जो होगी वो वर के सप्तमेश, सप्तमेश जैसे मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में मीन राशि आएगी, तो वर का सप्तमेश कौन हुआ? गुरु जी। और कन्या और कर्क राशि, अगर कर्क राशि हो गई सामने वाले की तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब यदि कन्या की कर्क राशि हो गई तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा और उसके साथ साथ में संतान सुख भी अच्छा होगा। ठीक है, संतान सुख भी अच्छा होगा। भैया जी एक बार इसको और कृपया स्पष्ट करिए। सर अगर मेष राशि अगर हम लेते हैं तो शुक्र जो है वो उच्च में होना चाहिए। मेष लगन मेष लगन, मान लीजिए कन्या की राशि में मेष है, वर की राशि, कन्या की राशि, कन्या की राशि मेष है, ठीक है ना। ठीक है, हम्म। और मेष है और मान लीजिए और वो सप्तमेश का उच्च स्थान है, मतलब अगर सूर्य उसका सप्तमेश है, वर का सूर्य सप्तमेश हुआ तो बेहतर होगा। वर का सूर्य सप्तमेश कैसे होगा? जब सिंह लग्न सप्तम भाव में आएगा, मतलब कुंभ लग्न होगा। ठीक है, सर थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर कन्या की राशि हम क्या ले रहे हैं? हम कन्या की कन्या राशि, की राशि हम ले रहे हैं मेष, आपने मेष, बोला कि मेष राशि। ठीक ठीक है, है, हाँ, तो मेष राशि होगी तो वर का सप्तमेश का उच्च स्थान हो, तो वर का सप्तमेश आपका कौन हुआ? तो लगन कौन सा लगन की होगा? कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में वर का सप्तमेश कौन होगा? सूर्य होगा। सूर्य होगा। तो सूर्य की उच्च राशि क्या है? विवेकानंद जी। मेष मेष आप मेष मेष राशि। बिल्कुल। तो मेष राशि जब उच्च राशि है ये तब ये सूत्र, वर की मेष राशि देखेंगे ना फिर। कन्या की मेष राशि है ना, कन्या की मेष राशि बताई गई है ना। सूर्य मेष राशि में वर का होना चाहिए ना फिर। भैया पार्टनर की, दोनों की आप बात कर रहे हो ना, हाँ दोनों की कुंडली की बात करो ना। जी, अब मैं दोनों का एक साथ, अब दो अलग अलग सूत्र नहीं लिखाऊंगा ना, एक सूत्र लिखा रहा हूं उसमें दोनों को मैनेज करो। ये बात है ना सर्वेश जी, है मैंने एक का वर का बता दिया, कन्या का भी बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं उसी कन्या की अगर मेष राशि है हाँ, तो वहां पर हम कुंभ वर का लग्न लेते सप्तमेश हैं। सूर्य वर होगा, का, वर का सप्तमेश सूर्य होगा, ठीक है, वर का सप्तमेश सूर्य सूर्य होगा। हुआ और वो उच्च जा करके मेष राशि में होगा। एक मिनट भैया, मैं आपकी कुंडली बना देता हूँ तो सर इस वो तरह ज्यादा से। अच्छा रहेगा कुंडली से। मुझे लग रहा कि ये छोटी सी चीज समझने में दिक्कत ज्यादा हो रही है। नहीं सर, सिर्फ एक छोटा सा कंफ्यूजन है, हम गलत ना समझ लें इसलिए केवल उद्देश्य।
चार्ट दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, तो कन्या की राशि क्या हुई? मेष राशि। मेष। ठीक है, तो ये वर की कुंडली है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सप्तमेश ये वर की कुंडली है, ठीक है ना, वर। तो ये कौन हुआ यहाँ पे, किस इसका मालिक कौन है? सूर्य। ठीक है, ठीक है सर्वेश जी, जी सर। अब समझ में आया? ये वर्ग की कुंडली इसका है। अब इसका हमें उच्च कन्या की राशि कुंडली क्या भी है? तो एक बनानी है ना। हैं? कन्या की भी तो कुंडली एक हम बनाएंगे ना। क्यों बनाएंगे भैया? हम कन्या कन्या की राशि हम पहले निकाल रहे हैं। सिर्फ उसकी राशि मैं ले रहा हूँ ना भैया। ठीक है, हमने ये मेष राशि कन्या की लिया। राशि है, मेष राशि है। ठीक है। तो मेष राशि हुई तो वर का सप्तमेश हुआ सूर्य, इसलिए इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। ये मोटा या आंकड़ा इसका निकाल। सर, सूर्य स्वराशि का होकर के बैठा है यहाँ पे कि मेष राशि में जाके बैठेगा अरे ये? नहीं, यही होता है कि जब इंसान कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगाने लग जाए, इजी चीज को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए सर्वेश जी। मैंने सिर्फ इसका स्वामी बताया है कि ये स्वामी है इसका, ठीक है। यहाँ बैठा नहीं है ये। इसका स्वामी कौन हुआ? ये 5 लिखा है, सूर्य इसका हुआ। स्वामी कौन? ठीक है। सूर्य हुआ। और हाँ, सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? सूर्य की उच्च राशि मेष राशि है। तो अब मैं सूत्र में क्या लिखा रहा हूँ, सूत्र पढ़िए। सूत्र ये है कि कन्या की राशि वर्ग के सप्तमेश का उच्च स्थान हो। तो क्या हुआ? तो वर का सप्तमेश कौन है सूर्य है। और उच्च स्थान कौन सा है? मेष है। तो सर मुझे सिर्फ इतना क्लियर करना है कि सूर्य बैठे कहाँ पे होंगे। भैया तो वो तो मुझे कुंडली ला के दिखा दो तो मैं बता दूंगा नहीं कि नहीं कहाँ सर। बैठे होंगे। तो मैं देखिए हाँ, सर्वेश जी, मैं एक सीधी सी बात आपको एक सूत्र लिखा रहा हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है, बैठा कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी बैठा हो, वो अलग अलग मैटर है। ये एक सीधा सा छोटा सा सूत्र है सर्वेश जी, छोटा सा सूत्र है कि वर की कन्या की जो राशि हो वो वर की कुंडली का सप्तमेश का उच्च स्थान हो। अच्छा ठीक है, अब क्लियर है सर। ठीक है। सिर्फ छोटी सी बात है। जी जी, बस ठीक है। हमने गलत उस पे चले गए हम ट्रैक पे। लेकिन ठीक है, वो मतलब अब क्लियर इतना है ज्यादा सर। लगाना ही नहीं है ना, ठीक है ठीक एकदम है, इसीलिए मैं एकदम सूत्र क्लियर है लिखा सर, दे। एकदम क्लियर है। हाँ, इसलिए मैं सूत्र लिखा दे रहा हूँ कि आपको ज्यादा वो नहीं, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना सूत्र समझ में आ जाना है। इसलिए मैं समझा के नहीं, मैं सूत्र लिखा के बोल रहा हूँ कि आप लोग लिख लो ताकि एक बार भी अगर पढ़ लिए तो आप लोगों को इजी सूत्र समझ में आ जाए। ठीक है, सूत्र नंबर 3। भैया जी, इससे दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा ना? हाँ, जी भैया जी, धन्यवाद, लिख लिया भैया। देखो इसी पर सूत्र कहते हैं कि अगर यही सूत्र में अगर नीच का हो जाए तो भी ठीक रहेगा। मतलब इसी सूत्र में जैसे अभी मेष राशि का था तो भी अच्छा था, अगर सूर्य तुला राशि का हो जाए तो भी अच्छा होगा। यदि कन्या की तुला राशि हो जाएगी, कन्या की तुला राशि हो जाए तो भी अच्छा होगा दाम्पत्य जीवन। वो क्यों होगा पता है? क्योंकि तुला राशि वर की कुंडली में नवम भाव में बैठी है। तुला राशि वर की कुंडली में नवम भाव में बैठी है, बैठेगी कि नहीं नवम भाव में? कुंभ लगन की कुंडली में तुला राशि कहाँ बैठती है?
नवम भाव में। हाँ, तो फिर पंचम सप्तमेश और नवमेश का योग हो गया कि नहीं हो गया? हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो देखते हैं ना कि सप्तम भाव का मालिक नवम भाव से संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है, विवाह के पश्चात भाग्योदय का देखते हैं ना। हम्म। वही है। अब लिखिए चौथा सूत्र। वर का शुक्र जिस राशि में हो, वर का शुक्र जिस राशि में बैठा हो, अगर कन्या की वही राशि है तो भी दाम्पत्य जीवन अच्छा है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ठीक है। लिख रहे हैं भैया? भैया जी सर ये चारों तरफ बोल के लिखवा दीजिएगा। एक बार वर का दोबारा रिपीट करेंगे पवन जी। क्या बोल रहे वर हैं का सर्वेश जी? हाँ पुनः एक बारम। हाँ ओके। वर का शुक्र, वर का शुक्र जिस राशि में बैठा हो, वर का शुक्र जिस राशि में बैठा हो, यदि कन्या की राशि वही हो तो भी विवाहिक जीवन अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। लिख गया? जी। जी भैया जी। भैया जी बैठा हो के बाद क्या बोले हैं? राशि में बैठा हो तो विवाह दाम्पत्य कल्याणकारी जीवन। होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। ये तो खुद से भी बना लो। मैं पॉजिटिव ही लिखा रहा हूँ, निगेटिव नहीं लिखा रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है। अब ये थोड़ा बड़े सूत्र हैं, उनको लिखिए। वर का लग्नेश, वर का, अब लग्नेश सर्वेश जी, अब आ रहा है लग्नेश वाला। जी सर ठीक। ठीक है, अब लग्नेश वाला आ रहा है। वर का लग्नेश जिस राशि में हो, वर का लग्नेश जिस राशि में हो, वही कन्या की राशि हो। वर का लग्नेश जिस राशि में हो, वही कन्या की राशि हो, या लिख गया? जी। जी भैया जी लिख। वर के राशि से सप्तम स्थान, या वर की राशि से सप्तम स्थान, या वर की राशि से सप्तम स्थान में जो राशि हो, या वर की राशि से सप्तम स्थान में जो राशि हो, वह कन्या की राशि हो, या वर की राशि से सप्तम स्थान में जो राशि हो,
वह कन्या की राशि हो तो भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो भी दाम्पत्य जीवन सुख और प्रेम पूर्वक व्यतीत होता है। हो गया गुरुजी। बहुत बढ़िया। वर की राशि से सप्तम स्थान पर, वर की राशि से सप्तम स्थान पर वर की राशि से सप्तम स्थान पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि हो, वर की राशि से सप्तम स्थान पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि हो, वे ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हों, वे ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हों, उन राशियों में से कोई भी कन्या की राशि कोई भी कन्या की राशि हो या जन्म राशि हो, तो दोनों में अटूट प्रेम होता है, अपूर्व प्रेम होता है। दृष्टियां तो कई ग्रहों की हो सकती हैं सर फिर सप्तम में। तो उसमें भैया पॉजिटिव ग्रहों का ले लीजिएगा, जिसमें ज्यादा मिले उसमें देख लेना सबसे स्ट्रांग चीजें, उनमें से सबसे अच्छी और स्ट्रांग चीज लीजिएगा। जैसे गुरु की दृष्टि सबसे अच्छी होती है, जी जी। तो उसमें से उनको ग्रह गुरु की कीजिए। दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो फिर तो उसमें अगर गुरु की दृष्टि ज्यादा मान्य है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सभी दोषों का शमन करने वाली है। जी शनि की दृष्टि का इलाज सिर्फ गुरु की दृष्टि है। शनि की दृष्टि जो दोष पैदा करती है उसका शमन सिर्फ गुरु की दृष्टि करती है, जी जी। काफी हद तक 80%, 70%, 80% शमन हो जाता है। ठीक है जी। अगर गुरु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है और कन्या की कुंडली में शनि राशिस हैं, तो भी शनि चल जाएगा, तो चल जाएगा क्योंकि ना। गुरु भी देख रहा है ना, क्योंकि गुरु भी देख रहा है, ठीक है। तो भी चल जाएगा। अब एक पॉइंट निगेटिव भी लिख लो, सब पॉजिटिव क्या लिख के करोगे। यदि पुरुष के कुंडली की यदि पुरुष के कुंडली की छठवें और आठवें स्थान में बैठी हुई राशि, यदि पुरुष की कुंडली की छठवें और आठवें स्थान में बैठी हुई राशि कन्या की जन्म राशि हो, यदि पुरुष की कुंडली में छठवें और आठवें स्थान में बैठी हुई राशि कन्या की जन्म राशि हो, तो जीवन पर्यंत कलह रहता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली में कन्या राशि और वृश्चिक राशि ना हो तो ही बेहतर है।
वृषभ लग्न की कुंडली में तुला राशि और भैया जी 6वें या 8वें राशि में बैठा, उसके बाद से थोड़ा रिपीट कीजिएगा। हाँ जी, यदि वर की कुंडली में 6वें 8वें स्थान में बैठी हुई राशि, यदि वर की कुंडली में 6वें और 8वें स्थान में बैठी हुई राशि कन्या की जन्म राशि हो तो जीवन पर्यंत कलह रहता है। सर उनके स्वामी चाहे एक हो तब भी? स्वामी एक हो ही नहीं सकते। हाँ देखो, हाँ एक चीज, जैसे मैं आपको समझ गया आपकी बात, जैसे मेष लग्न में वृश्चिक 8वें में आ जाता है, जी तो जी। देखिए कहते हैं जब दोनों एक जैसे होते हैं ना तो भी दिक्कत होती है। ओके ओके। मैंने इसी 36 के 36 गुण वाला उदाहरण दिया था ना। ठीक है सर। दोनों का स्वभाव जब एक जैसा हो जाएगा, मान लीजिए, दोनों लड़ाके होंगे। हाँ, जैसे अब मेष राशि क्या है, तेज है, अब वृश्चिक क्या है, थोड़ी महातेज। तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण है। हाँ, वैसे भी कहते हैं कि वृश्चिक राशि की जातिकाएं बहुत ज्यादा वो होती नहीं अच्छी, उनके स्वभाव में तीक्ष्णपन होता है। घुल मिल नहीं पाते किसी के साथ में, क्योंकि मुंह की थोड़ा खराब होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तीक्ष्ण भाषा बोल देती हैं, चुभने वाली भाषा बोलती हैं। कमेंट्स करने वाले। हाँ, कमेंट्स नहीं, चुभने, सच बोलती हैं, बोलती तो सच ही है लेकिन मुंह में बोलती हैं, और आजकल हजम होता नहीं है वो चीज। ठीक है। और उनका लहजा जो होता है बोलने का, एक बोलने का तरीका टॉन्ट होता है होता है, सबका। टॉन्ट। टोन, बिल्कुल, वो एक सबका एक टोन होता है, उस हिसाब से उनका टोन जो होता है ना वो चुभने वाला होता है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि बिच्छू जब कुछ बोलती है तो चुभा के ही बोलती है। ऐसा क्यों गुरुजी? दोनों के तो मंगल है स्वामी। तो फिर युद्ध में मिलो, वो राशि का कैरेक्टर आ मैदान जाता है। क्षेत्र में। राशि का तो अंतर है ना भैया, दोनों, एक अग्नि तत्व की है, एक जल तत्व की है। ओके, ठीक। आप अशोक जी, अगर वृश्चिक राशि का मंगल देखना हो और मेष राशि का मंगल देखना हो तो आप किसे ग्राह्य करोगे, किसको अच्छा मानोगे? वैसे तो दोनों उसकी अच्छे तो राशि हैं। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन किस पर्पस से देख रहे हैं, पर्पस भी मंगल होना चाहिए। जल तत्व की राशि में उतना अच्छा नहीं फल देता, क्योंकि स्वयं का अग्नि तत्व है। मंगल मेष राशि का सबसे अच्छा माना जाता जी है, जी। क्योंकि उसकी वो मूल त्रिकोण राशि होती है, बिल्कुल। सबसे अच्छे रिजल्ट देता है वहां पे। और अग्नि तत्व का ग्रह जब जल तत्व में बैठेगा तो भाप बना देगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मेष राशि का मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जबकि वृश्चिक राशि का उससे थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम। स्वयं की राशि है तो क्या हुआ, जैसे शनि की मकर और कुंभ दोनों राशियां हैं, लेकिन जितना अच्छा फल वो कुंभ राशि में देता है उतना अच्छा मकर राशि में नहीं होता, क्योंकि वहां स्वग्रही होता है और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का होता है। ये भी आप देखोगे ना। उत्तम, अति उत्तम। बिल्कुल, फल का अंतर आ जाएगा ना कि कहाँ कितना अच्छा फल दे रहा है। गुरुजी, सौग्रही होने पर ज्यादा अच्छा फल देना चाहिए? नहीं, उच्च का सबसे अच्छा होता है, उसके बाद होता है मूल त्रिकोण का, उसके बाद होता है स्वाग्रही, फिर होता है मित्रग्रही, फिर शत्रुग्रही। ठीक है, ठीक जब गुरुजी। स्थान बल पढ़ते हैं तब इसका क्रम यही है। स्थान बल गुरु जी के द्वारा हमें पढ़ाया गया था, जिसने कक्षा ली थी उपाय प्रकरण की, तो उनको याद होगा। क्यों, याद है कि नहीं अजय जी? सही बात है कि नहीं, आप बताओ। क्या एक बार रिपीट करेंगे दोबारा? ग्रह सबसे अच्छा फल उच्च राशि का देता है, उसके बाद मूल त्रिकोण का, उसके बाद स्वग्रही का, उसके बाद मित्र ग्रही का, फिर उसके बाद शत्रु ग्रही का, बिल्कुल सही है। फिर अब नीच ये, ग्रह का। हाँ,
बस ये बस बहुत धन्यवाद। पवन जी, यहाँ तक तो बिल्कुल एग्री आपकी करने बात के लिए धन्यवाद। 9:15 हो गए, मैं आज लिखवा देता हूँ पॉइंट, नहीं तो रह जाएंगे फिर मत कहना, क्योंकि ये तय है कि 9:30 बजे मैं जाऊंगा। जी भैया ठीक है, लिखवा दीजिए। हाँ सर जी। अगला पॉइंट बता दें। निगेटिव में ही रहेगा ये सूत्र भी, हाँ, निगेटिव ही रहेगा ये सूत्र भी। ये नहीं नहीं, जो लिखाने जा रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। देखिए, कुछ चीजों का हमें इसमें अगर और विस्तृत हम देखें, वैसे इतना चीज हम विवाह मेलापक में देख नहीं पाते हैं, फिर भी इस पर, क्योंकि कक्षा है तो इस पर विचार जरूर करेंगे, रोशनी जरूर डाली जाएगी। इन सब चीजों का हम विचार करते नहीं है। जैसे होता है तत्व का विचार, कौन सा तत्व किसका मित्र है और किसका शत्रु। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तो दोनों के राशि तत्वों का भी विचार कर लो। अब देखिए, अब इसमें हम एक चीज देखेंगे, जैसे मान लीजिए कुंडली नहीं है, नाम से विचार कर रहे हैं, तब इन सूत्रों का हम थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बटुक बकुट का देख सकते हैं, ये तो भाई नाम राशि से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार वर और कन्या के जन्म लगन का, कुंडली है तो लग्न का, और नहीं है तो जन्म राशि के तत्वों का विचार जरूर करना चाहिए। इसका आप लिख लीजिए। यदि दोनों का तत्व एक हो तो मित्रता होती है, अच्छा जलता है। समझ रहे हैं, जैसे दोनों का अग्नि तत्व है तो भी ठीक है, दोनों का जल तत्व है तो भी ठीक है, दोनों का वायु तत्व है तो भी अच्छा है, दोनों का भूमि तत्व है तो भी अच्छा है। ठीक है, समझ गए? जी सर। गुरु तत्व पता कैसे चलता है? अच्छा, ये नहीं पता? वाह पंडित जी, ठीक है, लिख लीजिए। मेष राशि का, सिंह राशि का और धनु राशि का अग्नि तत्व होता है। मेष राशि का, सिंह राशि का और धनु राशि का अग्नि तत्व होता है। वृषभ राशि का, कन्या राशि का और मकर राशि का भूमि तत्व होता है। उसी को पृथ्वी तत्व भी कहते हैं। ठीक है, मिथुन राशि का, तुला राशि का और कुंभ राशि का वायु तत्व होता है। मिथुन राशि का, तुला राशि का और कुंभ राशि का वायु तत्व होता है। कर्क राशि का, वृश्चिक राशि का और मीन राशि का जल तत्व होता है। ठीक है, जी गुरुजी धन्यवाद। भैया थोड़ा सी एक बार रिपीट कर दीजिएगा, तनी आराम आराम से बोल के। मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व, वृषभ, कन्या, मकर भूमि तत्व, मिथुन, तुला, कुंभ वायु तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व।
अब तत्व की मित्रता भी लिख लो इसी पर, तत्व की मित्रता लिख लो, नहीं पता कैसे चलेगा कि कौन किसका मित्र है। भाई मित्रता तो पता होनी चाहिए ना कि कौन किसका मित्र है कौन किसका शत्रु, हाँ कि नहीं। जी गुरुजी। ठीक। पृथ्वी तत्व और जल तत्व मित्र हैं। अग्नि तत्व और वायु तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व ये भी मित्र हैं। पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व भी मित्र हैं। मित्र लिख लिए, अब शत्रु लिख लो। जैसे कि मैंने बताया था, जल तत्व और अग्नि तत्व की दुश्मनी होती है। अब तो कंफ्यूजन नहीं रह गया ना, वृश्चिक राशि क्यों नहीं होनी चाहिए अगर मेष राशि है तो। क्यों? जी गुरुजी। जल तत्व और अग्नि तत्व दुश्मन है, जल तत्व और वायु तत्व भी दुश्मन है। आयु और क्या तुम बोले? आयु नहीं, जन वायु। जन और वायु। अब इसमें विचार वाली बात है कि हम मैत्री गुण जरूर मिलाते हैं। सर ठीक है, वायु वायु और पृथ्वी तत्व ये शत्रु होंगे या मित्र होंगे? कौन सा? पृथ्वी और वायु तत्व मित्र होगा। वायु और पृथ्वी मित्र होते हैं ना। लग्नेश और राशिस, मतलब अगर कुंडली है तो लग्नेश की मित्रता और राशि की मित्रता का विचार कर लेना चाहिए। जैसे मंगल के, मान लीजिए मेष लग्न है तो मंगल के मित्र हुए सूर्य चंद्र गुरु। ठीक है, तो अगर पार्टनर का या होने वाले जीवन साथी का सिंह लगन है, धनु लगन है या मीन लगन है या कर्क लगन है, लग्न की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इनकी मित्रता का विचार जरूर करना चाहिए कि मित्र हैं कि शत्रु हैं। इसी प्रकार राशिपति के साथ में भी देखना, मित्र और शत्रु का विचार जरूर करना चाहिए। जिसमें से देखिए, आप विचार बहुत चीजों का करते हैं पर उसमें आपको अधिक से अधिक अच्छा किस टॉपिक में प्राप्त हो रहा है, आप उन चीजों को ग्राह्य कर लीजिए। ठीक है ना। तो अगर आप मान 10 लीजिए चीजों का विचार करेंगे सर्वेश जी, अगर आप 10 चीजों का विचार करेंगे और उसमें से हमें 4 चीज निगेटिव और 6 चीज पॉजिटिव मिल रही है तो आप उसको ग्राह्य कर लीजिए।
क्योंकि 10 में 10 पॉजिटिव तो कभी नहीं मिलेगा, ये तो तय है। ठीक है, इसमें हमें और लग्न और राशि, इसमें से लग्न को ज्यादा महत्व देना चाहिए तत्व में, या फिर जो है राशि को? राशि की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लो, क्योंकि राशि का प्रभाव जरूर होता है। पर व्यक्तित्व तो लग्न से आएगा। लग्न का भी होता है भाई, देखो कुंडली का आप देख लो कि दोनों का राशि से बली है कि लग्न बली है, फिर तो उसमें भी जाना पड़ेगा ठीक है, कि ठीक है, मैं बली कौन है। ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कई पहलुओं पर विचार करेंगे, अब तब जाके कंक्लूजन में पहुंचेंगे। ठीक है, 10 सूत्र लगाए जाते हैं, 10 में से अगर 6 बैठ गए तो अच्छा है, ग्राह्य कर लिया। ये चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब इस पर विचार करेंगे, लता पात आदि 10 दोष तो ठीक है, विवाह में विचारणीय होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। विवाह मुहूर्त में। संतान भाव अगर कुंडली है तो उसमें आप लग्न कुंडली के साथ साथ में नौमांश कुंडली, D9 जिसको हम कहते हैं, उसके बाद सप्तमांश कुंडली, इन दोनों कुंडलियों का भी विचार कर लेना चाहिए, मिलान कर लेना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ में संतान सुख और इत्यादि चीजों का सुख कैसा होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका भी हमें विचार जरूर करना चाहिए। सभी राशियों का वर्ण पता है? आप लोगों को सभी राशियों का वर्ण पता है? कोई ऐसा है जिन्हें राशियों का वर्ण पता ना हो? वर्ण मतलब ये जो 4 कैटेगरी हमारे धर्म में रखी गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पता है सभी राशियों का? किसको नहीं पता? पता है। पता है सबको? गोपाल जी जी रेज भैया हैंड नहीं। कीजिए अगर नहीं पता है तो फिर मैं लिखवा। रेज हैंड कीजिए अगर नहीं पता है तो मैं लिखवा देता हूँ। अच्छा नहीं पता है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है लिख लीजिए। मेष सिंह धनु, मेष सिंह, अच्छा चलो ब्राह्मण से लिखते हैं। मेष सिंह धनु लिखा होगा तो नहीं लिखा, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्राह्मण से शुरू करो, ब्राह्मण से शुरू करो। ब्राह्मण वर्ण लिख लो। ब्राह्मण वर्ण कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं, बहुसंततिवान। कर्क, वृश्चिक और मीन ब्राह्मण वर्ण। अब लिखिए क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण। मेष सिंह धनु, मेष सिंह धनु, क्षत्रिय वर्ण। मेष सिंह धनु क्षत्रिय वर्ण। अब वैश्य वर्ण,
वृषभ, कन्या, मकर। वृषभ, कन्या, मकर, वैश्य वर्ण। वृषभ, कन्या, मकर, वैश्य वर्ण। मिथुन, तुला, कुंभ। मिथुन, तुला, कुंभ, शूद्र वर्ण। हो गया गुरु। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा भी हो गई। आज की कक्षा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न? भैया एक छोटा सा प्रश्न है हाँ जी, कि बताइए। अभी कुंडली को समझने में हमारी उतनी दक्षता नहीं है। ये जो काउंट्स है वो ना, आपकी आवाज समझ कट में रही नहीं है। आता। आवाज कट रही है। जी मेरा क्या, आप लिख के भेज हरिओम। दो। हाँ जी, जी हरिओम, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बताइए। जी कि कुंडली को समझने में अभी बहुत परिपक्वता नहीं है। बहुत सारे हाँ, जो शब्दावली वो समझ में नहीं, तो ये कैसे इसका शमन हो? आवाज आपकी आपकी आवाज आ ही नहीं रही है गोपाल जी। किसी को आ रही है क्या गोपाल पांडे जी की आवाज? जी हरिओम, आ रही है? आप नेटवर्क में हरिओम, जाइए। जी हरिओम, हाँ जी, आ रही है अब? हाँ बताइए, अब बताइए। मैं कह रहा था ये कि अभी कुंडली की जो शब्दावलियां हैं उसको समझने में हमारी समझ उतनी परिपक्व नहीं है, तो क्या ये मतलब कैसे आगे ये बढ़ेगा? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो उसके लिए तो फिर आपको कुंडली का सीखना पड़ेगा, कुंडली देखना सीखना पड़ेगा, शब्दावली को। अब जैसे कौन सी शब्दावली आपको समझ में नहीं आई, हम उसको अभी की जो शब्दावली समझ में नहीं आई वो पूछ लीजिए, हम बता देते हैं आज जो यूज हुई है। जी भैया, जैसे बताइए। ये सब जो स्थान हम कैसे तय करते हैं कि ये लग्न होगा तो 7वें पे ये जाएगा, 8वें पे ये जाएगा, ये सारी चीजें। देखिए, एक काम कीजिए, बारह जी राशि भैया। लिख लीजिए, और जिस राशि से जो सी स्थान पता करना हो उस राशि को पहला मान के, जैसे मेष राशि को अगर आप पहला मानोगे तो 7वीं राशि आपकी तुला राशि आएगी। वृषभ राशि को अगर पहला मानोगे तो वृश्चिक राशि आपकी 7वीं राशि आएगी। ठीक है, मतलब इसी प्रकार 7वें गिनती करेंगे तो 7वें बॉक्स में जी, जाएगी। 7वें हाँ बिल्कुल। 7वीं। अगर वृषभ राशि आपकी पहली राशि आपकी गिनती में आएगी तो 7वें बॉक्स में वृश्चिक राशि ही आएगी। जी जी ठीक है, जी जी भैया। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत नवीन हैं। आप एक वर्षीय कोर्स में एडमिशन लिए हैं? लिए हैं तभी तो जी भैया, मेरे लिए। ज्योतिष वाले में। जी हाँ, जी, ज्योतिष वाले में ही है। हाँ ज्योतिष वाले में हो ना, तो आगे पता चल जाएगा, चिंता मत करिए। जी भैया। गुरुदेव के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तो उनके द्वारा ही जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान प्राप्त है वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जी बिल्कुल। पर सर जो भी बता रहे हैं अच्छा बता रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर मुझे जाना है, मैं लीव कर दूं?
जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी लीव सभी करेंगे को क्योंकि राधे राधे, सभी को राधे राधे। खाना बना नहीं है अभी, खाना राधे बना। राधे भैया। शुभरात्रि भैया जी, धन्यवाद। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो रामा नमो रामा नमः। पुनर्मिलनम्।